नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। हमारी खास पेशकश नजरिया में स्वागत है। आज नजरिया में हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले पर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न मामले में बिना जांच के गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साल 1983 में भारतीय दंड संहिता धारा 498A जोड़ी गई थी, जिसके बाद दहेज उत्पीड़न के अधिकतर मामलों में पुलिस आरोपों की सत्यता की जांच के बिना ही महिला की ओर से नामजद अभियुक्तों को सबसे पहले गिरफ्तार करती है और बाद में आगे की कार्रवाई करती है। बाद में कई ऐसे मामले आए जिसके बाद ऐसा लगा कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए जहां सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कई लोग स्वागत कर रहे हैं, वहीं कई लोग इस फैसले से नाराज भी हैं। इसी मामले पर नजरिया में आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। दहेज प्रथा भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है। हर साल हजारों की तादाद में दहेज के मामले दर्ज होते हैं। भारत की छवि आज भी दुनिया के सामने एक पुरुष प्रधान समाज की है। देश में महिलाओं को बराबरी के हक दिलाने की लगातार कोशिश होती आई है, लेकिन कई बार इनका इस्तेमाल महिलाओं के हक में कम और पुरुषों के खिलाफ ज्यादा होता है। कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A का सबसे अधिक गलत इस्तेमाल किया जाता है। 30 साल पहले इस धारा में बदलाव किए गए थे ताकि विवाहित महिलाओं को उत्पीड़न से बचाया जा सके। उस समय देश में दहेज के मामले तेजी से बढ़ रहे थे और उनका नतीजा लड़कियों के कत्ल या खुदकुशी के रूप में दिख रहा था। दहेज के खिलाफ कानून के कड़े होने से हालात कुछ सुधरे। हालांकि 30 साल बाद भी दहेज नाम का अभिशाप समाज से दूर नहीं हो पाया है, लेकिन इसके साथ ही पुरुषों के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल बढ़ा है। शादी में तनाव हो तो पति और पति के परिवार के खिलाफ धारा 498A के तहत शिकायत दर्ज करा दी जाती है और परिवार के खिलाफ फौरन गैर जमानती वारंट जारी हो जाता है। यानी दहेज विरोधी कानून का महिलाओं द्वारा गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा। अब सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए कहा है कि महिलाएं ससुराल वालों को परेशान करने के लिए दहेज विरोधी कानून का इस्तेमाल कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को हिदायत दी है कि दहेज संबंधी मामलों में पति और उसके रिश्तेदारों की गिरफ्तारी तभी की जाए जब वह जरूरी हो। अदालत ने कहा है कि गिरफ्तारी तभी की जाए जब इस बात के पर्याप्त सबूत हो कि आरोपी के आजाद रहने से मामले की जांच प्रभावित हो सकती है, वह कोई दूसरा अपराध भी कर सकता है या फरार हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के मामलों में बड़ी तादाद में हो रही गिरफ्तारियों पर चिंता प्रकट की है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में गिरफ्तारी के वक्त पुलिस के लिए निजी आजादी और सामाजिक व्यवस्था के बीच तालमेल रखना जरूरी है। अदालत ने कहा कि दहेज उत्पीड़न से जुड़ा मामला गैर जमानती है, इसलिए लोग इसे हथियार बना लेते हैं। दहेज उत्पीड़न के ज्यादातर मामलों में आरोपी बरी हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात एक मामले की सुनवाई के दौरान कही। आइए एक नजर डालते हैं दहेज विरोधी कानून से संबंधित कुछ आंकड़ों पर। अनुच्छेद 498A के तहत 2012 में करीब 2 लाख लोगों की गिरफ्तारी, 2011 के मुकाबले 9.4% ज्यादा। 2012 में हुई गिरफ्तारियों में लगभग 1/4 महिलाएं थी। अनुच्छेद 498A में चार्जशीट की दर 93.6% है, जबकि सजा की दर 15% है। फिलहाल 3,72,706 केस की सुनवाई चल रही है। लगभग 3,17,000 मुकदमों में आरोपियों की रिहाई की संभावना है। कोर्ट का जजमेंट है कि जो भी ऑफेंसेस हैं जिसमें पनिशमेंट 7 साल या उससे कम है, उसमें बिना जो पुलिस ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, बिना रीजन्स रिकॉर्ड किए हुए डायरेक्टली एकदम से जाके अरेस्ट नहीं कर सकता है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर उस रीजन्स को जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है वो कंसीडर करेगा, उसे लगता है ये रीजन्स वैलिड हैं, तभी अरेस्ट के लिए परमिशन दे सकता है, अदरवाइज अरेस्ट की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है, कोर्ट ने अगर कहा अगर ये जरा से भी ये मिसयूज़ किया जाता है तो ना केवल पुलिस ऑफिसर बल्कि मजिस्ट्रेट भी कंटेम्प्ट और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग दोनों के लिए लायबल होगा। अदालत ने कहा कि हाल के दिनों में वैवाहिक विवादों में बढ़ोतरी हुई है। दहेज विरोधी कानून इसलिए बनाया गया ताकि महिलाओं को उत्पीड़न से बचाया जा सके, लेकिन कई बार लोग इसे गिरफ्तारी का हथियार बना लेते हैं। कई मामलों में बिस्तर पकड़ चुके दादा दादी और विदेश में रहने वाली बहन तक को निशाना बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या असर होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन सवाल ये है कि दहेज जैसी विकराल समस्या का आखिर हल क्या है। स्पेशल डेस्क खबर फास्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो सुना दिया, लेकिन इस फैसले ने एक नई चर्चा को जन्म दे दिया कि इस फैसले के बाद दहेज उत्पीड़न कानून क्या पहले की तरह महिलाओं के हितों की रक्षा कर पाएगा। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ है समाज सेविका सविता जी
और कानूनी मामलों के जानकार प्रोफेसर वीरेंद्र सिंधु जी। सविता जी, सिंधु जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। वीरेंद्र जी, एक बार हम आपसे विस्तार में जानना चाहेंगे कि धारा 498A और इसके दुरुपयोग के विषय में आप कुछ जानकारी हमें दे तो बेहतर हो। देखिए, आपने बताया कि 498A की जो धारा है 1983 में ऐड की गई थी जी। और सबसे ज़्यादा मिसयूज अगर किसी कानून का हुआ है तो 498 दहेज प्रथा के लिए जो क्रूरता का एक कानून है इसका हुआ है। अभी रिपोर्ट में आपने बताया और मैं बता रहा हूं कि देश में जितने भी लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं क्रिमिनल केसेस में, अकेले 6% गिरफ्तारियां सिर्फ 498A के आरोप में होती है। और 498A का जो आरोप है, देश में 2 लाख तकरीबन हर साल 2 लाख के करीब इसमें लगते हैं। और आपने बताया कि जो कन्विंस रेशो है जब किसी को दोषी, वो सिर्फ 15% है। इसका मतलब 85% 85% लोगों को कहीं ना कहीं गलत फंसा गया। अब गलत फंसाने के ऊपर 4 इशू हैं। पहले 4 एजेंसियों में से कोई ना कोई एक एजेंसी गलत थी। या तो कंप्लेंट गलत फाइल की गई, या कंप्लेंट तो सही फाइल थी लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं की, या फिर इन्वेस्टिगेशन भी अच्छी हुई, प्रोसिक्यूशन जो डिपार्टमेंट ना उसने कोर्ट में अच्छे तरीके से प्रोसिक्यूट मैटर को नहीं किया, एविडेंस प्रॉपर तरीके से नहीं रखे, या फिर कहीं ना कहीं कोर्ट का विवेक वो नहीं रहा, लीनियंट ओपिनियन उसमें रहा। कोर्ट को इन केसेस में गिरफ्तारियों पर रोक लगाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि इन 4 में से जो भी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल इसमें है उनको सजा का कोई ना कोई प्रावधान हो। दूसरा, आपने कहा कि आर्टिकल 21 देश की कॉन्स्टिट्यूशन का जो राइट टू पर्सनल लिबर्टी, वो इस धारा से मुख्य अधिकार है। उसका जरूर कोई व्यक्ति है सरकारी नौकरी में है और सरकारी नौकरी में आप देखोगे तो एक ही प्रावधान है, अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता तो गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसको सस्पेंड करना पड़ता है। एक व्यक्ति किसी को, चाहे उसकी ननंद आप ले लीजिए, सास ले लीजिए, या फिर कोई पति ले लीजिए, ससुर ले लीजिए, उसको सिर्फ और सिर्फ फंसाने के लिए, नौकरी से हटवाने के लिए, हैरेसमेंट करने के लिए इस तरह का ये चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया 2010 में भी इस तरह का एक जजमेंट आया था। लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो दी है 2012 में 243 रिपोर्ट, उसमें भी ये इसी तरह के सुझाव थे। लेकिन जब तक सीआरपीसी में अमेंडमेंट नहीं हो जाता, जब तक आईपीसी में अमेंडमेंट नहीं हो जाता, जब तक इस ऑफेंस को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बना दिया जाता, तब तक ये इस तरह के इश्यूज होते रहेंगे, गिरफ्तारियां गलत होती रहेंगी, मुझे लगता है। सविता जी, अगर हम देखें रोजाना के आंकड़ों को देखें तो कोई ना कोई खबर ऐसी ही आ ही जाती है जिसमें दहेज उत्पीड़न हुआ हो या फिर दहेज हत्या का मामला हो। तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद क्या लग रहा है, ऐसे आंकड़ों में बढ़ोतरी होगी या कमी आएगी, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि इस डिसीजन के बाद जो लोग इस तरह की घटनाओं में लिप्त हैं या जो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं उनके हौसले जरूर बुलंद हो जाएंगे? क्या राय है आपकी? देखिए, जहाँ तक ये बात है कि 498A का दुरुपयोग होता है, तो मैं तो ये कहूँगी कि असल में इसका सही ढंग से उपयोग भी नहीं हो पा रहा है जी। महिलाएं जितनी ज़्यादा प्रताड़ित हैं अपने वैवाहिक संबंधों के अंदर, उन महिलाओं को जानकारी भी नहीं है ठीक से इस कानून की कि वो ठीक ढंग से अपने पक्ष में इस कानून का इस्तेमाल कर पाएं। बहुत सारी बाधाएं हैं महिलाओं के समक्ष, कानूनी बाधाएं हैं, आर्थिक बाधाएं हैं और सामाजिक बाधाएं हैं, जिसकी वजह से महिलाएं अपने पक्ष में इस कानून का इस्तेमाल ठीक ढंग से नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो कन्विक्शन रेट है वो भी इन मामलों के अंदर बहुत ज़्यादा लो है और महिलाओं के ऊपर सोशली बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और कोई भी महिला जो है, जो शादी करके गई है किसी घर के अंदर, वो खुद अपनी मर्जी से बिना किसी वजह के नहीं उस विवाह संबंध को तोड़ना चाहेगी। उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रताड़ना होती है। उसी के बाद आखिरी स्टेज होती है जब वो 498A के तहत मुकदमा दर्ज करवाती है। लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि उनको कहीं ना कहीं समझौता उसके तहत करना पड़ता है और वो कन्विक्शन रेट जो है ऐसे केसेस के अंदर बहुत कम होता है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो दहेज का ये जो कानून है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल से, बहुत ज़्यादा संघर्षों से महिला संगठनों ने, महिला आंदोलनों ने बहुत ज़्यादा संघर्षों के बाद इस कानून को बनवाया है। और ये सच्चाई है कि अपने देश के अंदर अब भी बहुत ज़्यादा दहेज
प्रथा जो है वो चरम पे है। और कोई भी शादी हमें, ज़्यादातर शादियां जो हैं वो दहेज के बिना पूरी नहीं होती, दहेज शादी के अंदर दिया जाता है, बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं ये चीज़ें आज के समय में। और उसके बावजूद भी जब ये कहते हैं कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा एक महिला विरोधी एक चीज़ है कि महिलाओं के पक्ष में एक आज जो कानून है, मजबूत कानून, उनको ही आप निष्प्रभावी बनाने का काम करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है ये चीज़। आमतौर पे हम देखते हैं कि जो SC/ST एक्ट है उसके बारे में भी बहुत बार ये चीज़ आती है कि ये गलत इस्तेमाल हो रहा है इस कानून का, या फिर महिलाओं से संबंधित जो कानून है उनके बारे में ये बात आती है बार बार कि इनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं कि महिलाओं और दलितों से संबंधित जो शुरू से प्रताड़ित हैं, हमारी जो मानसिकता है, एक आध कानून जो मुश्किल से लड़के बनवाए गए हैं उनको भी अगर हम पीछे खींच लेंगे तो ये महिलाओं के लिए और ज्यादा दुर्गति की तरफ महिलाओं को ले जाने जी वाली बिल्कुल, कि और ज्यादा दुर्गति की तरफ महिलाओं को ले जा सकता है। आपका इस पर जवाब लेंगे हम सिंधु जी, लेकिन फिलहाल नजरिया में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।